नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज हम एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं उस अदावत की जिसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। ये अदावत है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की। तो आज इसकी गहराई से हम पड़ताल करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे कई सालों से सलमान खान को धमका रहे हैं। लगातार अलग अलग जरियों से उनको धमकी दी जा रही है, उनके घर पर फायरिंग तक करवा दी। और हाल में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये खतरा और बड़ा नजर आने लगा है। अगर हम बात करें गुजरे कल की, तो व्हाट्सएप पर, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसमें मैसेज देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया और 5 करोड़ की डिमांड करी। तो क्या है इसके मायने, और गहराई से आज इस मसले की, इस दुश्मनी की हम पड़ताल करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत मायनेकर सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयंत सर आपका। इसके अलावा पीके जैन सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, फॉर्मर महाराष्ट्र। पीके जैन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। मेरा सवाल यह है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, इसको कितना सीरियस इसको लिया जाए, क्या लीड्स इसको लेकर आ रही हैं? और आनंद जी, ऐसा है कि ये जो मैसेज आया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बचकाना सी हरकत है। किसी बंदे ने बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतने समय से इस देश में जगह जगह पे, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्टिव है। उसको पुलिस के सारे सिस्टम मालूम है। वो सिस्टम मालूम होने के बावजूद उसके यहाँ से कोई व्यक्ति अगर कोई क्लेम करता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूं, और वो फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजता है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मैं इसको एक होक्स कॉल मानता हूं, ये एक फ्रॉड है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी देखिए, पहले ऑलरेडी सलमान खान के घर पे फायरिंग हो चुकी है, उसके बाद में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है, जो भी ये कहा जाता है कि वो भी सलमान से दोस्ती थी इसलिए हुआ। हालांकि उस थ्योरी में भी कोई तथ्य नहीं है मेरे हिसाब से। जब आपको पता चलेगा कि इसमें इवेंचुअली जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, वो कुछ और ही निकलेगा सच। तो ये अभी लॉरेंस बिश्नोई के नाम का एक सिक्का चल रहा है। इस सिक्के को चलाने के चक्कर में किसी ने ये मैसेज डाल दिया, और अब पूरी पुलिस फोर्स जो है या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो सब उसमें उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये एक होक्स फ्रॉड कॉल है। लेकिन क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उनको ऑलरेडी खतरा एक बार हो चुका है, पहले एक्टिवली उनके ऊपर, उनके घर पे फायरिंग हो चुकी है, इसलिए उसमें प्रॉपर जो सावधानी है, जो सिस्टम के हिसाब से वो बरतनी चाहिए। जो उनकी प्रोटेक्शन टीम है, जो हमारा मुंबई का प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जो सुरक्षा विभाग है, उसने उनको ऑलरेडी बहुत सारी सजेशंस दे दी होंगी कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उनको वो सारी जो सजेशंस दी गई हैं, उनका पालन करना चाहिए, ताकि जो भी कोई थोड़ा बहुत खतरा उनकी जान को है, वो उससे सुरक्षित रहे। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये हॉक्स कॉल हो, लेकिन इसको टाला नहीं जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा अगला सवाल सर आपसे है, क्योंकि जैन सर आपसे मेरा अगला सवाल है, और वो सवाल ये है कि अब तक धमकियां मिलती थी, पैसे की बात कभी भी कहीं भी नहीं आई थी। ये पहला मौका है जब 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। और ये 5 करोड़ रुपए की डिमांड क्या दर्शाती है? देखिए, आज तक जितनी भी उनको धमकी आई है, वो यही थी कि भी आप माफी मांग लो, हम आपको सजा देंगे। अब तक सलमान खान अपनी मगरूरी में थे कि उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला। हालांकि इतने साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद उनका छुटकारा तो हुआ, लेकिन उनकी जान को हमेशा धमकी बनी रही। अब ये गैंग जो है, ये फुल टाइम एक्सटॉर्शन में है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा गैंग जो है, वो दे आर नोन फॉर एक्सटॉर्शंस। और वो डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जो एक सिचुएशन मुंबई में लेट 1990s में होती थी कि जिस भी व्यक्ति के पास में थोड़ा बहुत पैसे का पता चला, उसको धमकी आ जाती थी। आज नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में ये हाल है कि शोरूम पे जाके धमकाना, लोगों को फायरिंग करना, उनसे पैसे वसूलना, ये वसूली करना इस गैंग का काम है। तो इसलिए अब फिरौती की बात इसमें, जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ये फ्रॉड कॉल है। लेकिन अगर ये कॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से है, तो वो आजकल फुल ब्लूम एक्सटॉर्शंस का काम कर रहे हैं। तो उसमें ये धमकी दे भी दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये धमकी या ये पैसे अगर सलमान खान या उनकी फैमिली में किसी ने दे दिए, तो ये सिर्फ शुरुआत होगी, यहाँ पे मामला खत्म नहीं होगा। अगर उनको ये लगेगा कि मैं पैसे देके छूट जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। ये मामला आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ से बढ़ के देखिए, सलमान खान का फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टेचर है।
अगर वो व्यक्ति इस तरह के ब्लैकमेल को झुक जाएगा तो आप समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोग तो है जो है रेंगते हुए जाएंगे फिर। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनको इस तरह की धमकी को किसी भी तरह की तवज्जो देनी चाहिए। जैसा मैंने जी। कहा, सुरक्षा के बारे में उनको चौकस चौकन्ना रहना चाहिए। जो उनको सजेशन सुझाव दिए गए प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से वो उन्होंने पालन करने चाहिए। तो इससे ज्यादा इसमें मैं नहीं कुछ देखता। मैं जयंत सर का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। जयंत सर, जैसे कि आपने पीके जैन सर को सुना, उन्हें इस बात की भी इसमें गुंजाइश नजर आती है कि कोई हॉक्स कॉल हुई हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका नजरिया क्या है, कितनी गुंजाइश आपको लगती है कि बिश्नोई के नाम पर कोई अपना गेम खेल रहा हो? ये बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में 2-4 दिनों से, जब से ये इनका हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, तब से ये बातें चल रही। इधर लॉरेंस बिश्नोई भी जिस प्रकार से नाम चला, उस प्रकार से ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि ये बात नहीं है। इन्होंने कहा कि कुछ दूसरी बात सामने आएगी। यहाँ तक जिक्र किया गया है कि 2 कुछ एसआरए प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़े हैं, जिसके ऊपर कुछ इन्होंने अपनी जो बात रखी, और एसआरए में बहुत एक्टिव बाबा सिद्दीकी थे, वो उसका रेफरेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको जाए, व्हाटएवर जो भी कुछ होगा, ये बात मीडिया में चल रही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा जिसका जिक्र अभी पुलिस ऑफिसर ने किया, वही मैं कर रहा हूँ। क्या कोई एक ऐसा तो गेम नहीं कर रहा है कि चलिए हमारा नाम तो चल ही रहा है, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन देश की आर्थिक कैपिटल में शुरू करेंगे? और मुझे इसी बात का, क्योंकि अगर सलमान के ऊपर अगर ये वो झुक गए, या उन्होंने अगर 5 करोड़ दे दिए, जैसा बहुत पुरानी बात है, गुलशन कुमार की हत्या के बाद एक जो टेरर फैल गया था, और उसके बाद राकेश रोशन के ऊपर फायरिंग, या फिर सुभाष घई को धमकी देना। हालांकि इनमें से कितने लोगों ने कोर्ट में हाँ कहा, प्रीति जिंटा के अलावा, ये बात अलग है। लेकिन ये जो एक्सटॉर्शन का दौर चला था, दुबई से कॉल आया, उसमें दाऊद का नाम लेके, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस एक प्रकार की सिचुएशन का, मीडिया में आए हुए हैं सभी चीजों का, और जैसा अभी पुलिस ऑफिसर ने खुद कहा है कि वो नॉर्थ में एक्सटॉर्शन में ही एक्टिव है, तो वही एक्सटॉर्शन रैकेट जिन्होंने डॉक्टर्स को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा, क्या एक्सटॉर्शन रैकेट देश की इकोनॉमिक कैपिटल में अभी दाऊद के बाद बिश्नोई के नाम से शुरू करने का वो कर रहे हैं, जिसका टारगेट उन्होंने बिल्कुल टॉप को किया है। अगर टॉप ही अगर वो उनको झुक जाएंगे तो आगे इंडस्ट्री का क्या होगा? बहुत बड़ा, इसके लिए पुलिस शुड कम आउट इमीडिएटली कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन रियली है या फिर ऐसा रेखा है। और मुझे लगता है, जयंत सर आपसे है जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई जो है धमका रहा है सलमान खान को। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या है, आखिर सलमान का दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई क्यों बन गया? और इसके रेफरेंस में एक नाम आता है एक मामले का, काला हिरण मामले का, वो कहां स्टैंड करता है? अब देखिए, ये तो मामला ऐसा हो गया कि हिरन, इन्होंने वो जो बिश्नोई कम्युनिटी है, वो कुछ 1400 साल 14 वो उनके कोई संत है, वो उनके कुछ कनेक्शन, वो हिरन वगैरह को गॉड वगैरह मानते, जो भी कुछ है, इसकी वजह से वो मारा गया। तब से फिर वही चार्ज मेरे ख्याल से सैफ अली खान के फादर मंसूर अली खान पर भी आया था। हालांकि अब तो उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन इसमें भी भले ही छूट हो गई होंगी, लेकिन इनको ऊपर वो जो लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि यू किल्ड, तुमने हमारे लोगों को मारा, हमारे हिरन को मारा है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर जो भी कुछ होगा, और फिर फायरिंग वगैरह हो गई है। तो इसको एक ठीक से पुलिस की ओर से एग्जैक्ट बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई है, ये जब तक सामने पुलिस की ओर से नहीं दिया जाता, तब तक ये अपन बिश्नोई जो करते रहेंगे, और वो हिरन का मामला उठाते रहेंगे जो कितने साल पुराना है। फिर उसके बाद उसमें और कौन कौन थे, लेकिन सलमान बिंग द टॉप मोस्ट, क्या हुआ, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी, इसके लिए उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक पुलिस की ओर से ही मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली दो पुलिस ऑफिसर इज इन द डिस्कशन, अनफॉर्चुनेटली administration and police are not ready to yield anything अभी तक ऑफिशियली
कुछ भी वर्जन, जितने पतंग स्काई में घूम रही है, दे आर हैप्पी विद दैट। कोई बोल रहा है बिश्नोई, कोई बोल रहा है SRA। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस कैन कम आउट इजीली ऑन सम कंक्लूजन विच दे आर अनेबल। मैं पीके जैन सर का रुख करना चाहता हूँ। पीके जैन सर ने और भी कई बातें बोली हैं कि एग्जैक्ट चीजें क्या हैं इसके बारे में क्लैरिफिकेशन सामने आना चाहिए। खैर वो जांच का विषय है, जांच के बाद ही सामने आएगी चीजें। लेकिन ये काला हिरण बहुत होता है इस पूरे मामले को लेकर। कहते हैं कि उसकी वजह से अदावत शुरू हो गई। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे, वो एक जनरेशन पूरी ऐसी है जिसको पता भी नहीं होगा इस बारे में। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस काला हिरण मामले पर रोशनी डालें, आखिर ये मामला क्या था। देखिए 1998 के साल में सलमान खान और उनके साथ में कुछ उनके फ्रेंड्स शिकार के लिए राजस्थान में किसी शूटिंग के लिए गए थे। तो वहां से वो शिकार के लिए गए और वहां जी। पे फिर ये ब्लैक बक जो बोलते हैं, काला हिरन, उसका शिकार किया गया। वो शिकार बाद में ब्लैक बक उनकी गाड़ी में मिला, उनके ऊपर केस हुआ। और जैसे हमेशा केसेस रहते हैं बड़े साल तक, वो तकरीबन 12-13 साल तक वो केस चला और उसके बाद में ये छूट गए। तो कोई ज्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेरे हिसाब से तो एक बार ब्लैक बक डेड उनकी गाड़ी में मिल गया तो, या उसके कुछ रेमिनेंट्स मिल गए, ब्लड मिल गया, तो वो दैट इटसेल्फ शुड बी क्लिंचिंग एविडेंस। लेकिन आपको मालूम है कि जस्ट जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और वकील जानते हैं कि उन लूप होल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत साल पहले 2000 के पहले दशक में ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान को धमकी दी थी। अब मैं एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी टेरर नेटवर्क और माफिया नेटवर्क, उनको डर और पब्लिसिटी दोनों चाहिए। तो उन्होंने बहुत दिन तक ये धमकी देते रहे, पहले प्रेस में खूब पब्लिसाइज किया कि हम इसको मार देंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये माफी मांगे। तो ये एक पब्लिसिटी का स्टंट था उस गैंग का, और वो बार बार उसको करते रहे। उसके बाद में फिर उन्होंने ये भी कहा भी हमारा एक आदमी गया था वहां पे, रेकी करके आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि सिक्योरिटी बहुत थी, लोग बहुत थे, वो दूर बहुत था, वगैरह वगैरह। उसके बाद में लास्ट जो फायरिंग करवाई वो भी 2 आदमी आए, अपना फायरिंग करके थोड़ा सा चले गए वहां पे। तो इसको भी बहुत ठीक है, जैसा मैंने कहा, देखिए ये सारे एक्शंस जो हैं ये कुछ हद तक इस चीज को थ्रेट तो है, अगर थ्रेट है तो उसकी प्रिकॉशन पूरी लेनी चाहिए जी। लेकिन जहां तक ये सवाल है बाबा सिद्दीकी वाले केस में, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज है कि जिशान सिद्दीकी, उनका जो लड़का है, वो मुख्यमंत्री से मिला और उस समय पे पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच दोनों उस समय उनके साथ में थे, सीएम साहब के साथ में थे। तो उसने उस समय भी कोई एसआरए प्रोजेक्ट्स की ही बात की कि मेरे को उसकी वजह से धमकी है। तो इसलिए जो मेन मुझे लगता है जो इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा निकल के आ रहा है वो है एसआरए प्रोजेक्ट से, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है उस केस में, अभी जो आपको मैनकर साहब बताएंगे, सामने वाली पार्टी भी बहुत स्ट्रांग पार्टी है। बाबा सिद्दीकी मामले का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि इसके कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, वो जांच में खैर क्लैरिटी आई जाएगी। लेकिन लगातार जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब से लगातार इसको सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो उनके करीबी थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सलमान को धमकाने के लिए बाबा सिद्दीकी को ही टारगेट क्यों किया गया, अगर ऐसा है कि करीबी होने की वजह से टारगेट किया गया? फिल्म इंडस्ट्री को आज एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद भी उसको बैंकों से फंडिंग नहीं होती, तो उनको कहीं ना कहीं से बाहर से पैसा चाहिए। तो ऐसा सुना जाता है कि बाबा सिद्दीकी उसमें एक बड़ा कंडुइट थे पैसा मिलवाने में। इनकी इफ्तार पार्टी में सलमान खान आते थे, शाहरुख खान के साथ में उन्होंने दोस्ती करवा दी, दोनों का जो आपस में झगड़ा चल रहा था वो उन्होंने मिटवा दिया। आज भी बहुत सारे सितारे, आप देखिए कि उसी दिन रतन टाटा जी की डेथ हुई और उसी दिन उसके आसपास ही इस व्यक्ति की डेथ हुई। लेकिन आप देख लीजिए दोनों के लोगों के, फिल्म इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स में टुवर्ड्स रतन टाटा जी और टुवर्ड्स बाबा सिद्दीकी एक डिफरेंट अप्रोच थी। इसलिए ये कहा जाता है कि ये क्योंकि सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। लेकिन सलमान खान के और सैकड़ों दोस्त हैं जो उनके बहुत करीबी हैं, उनकी फैमिली के बहुत करीबी हैं, उनको टारगेट नहीं किया गया। इसलिए ये कहना कि ये सलमान खान की वजह से इनको टारगेट किया गया, मेरे को इस तथ्य में, इस आर्ग्यूमेंट में कोई तथ्य नहीं लगता। चलिए मैं सीधे जयंत सर का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। जयंत सर, 2 हत्याएं और हुई थी, उनका भी खूब जिक्र हुआ था और जब सलमान की धमकी के रेफरेंस में भी उनका जिक्र किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हुई, एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई, क्या इसमें भी कोई सलमान के लिए संदेश है या फिर केवल ये हवा में, जैसे आप कह रहे हैं कि पतंगे उड़ाई जाती है? देखिए, जिनका नॉर्थ में एक दबदबा है बिश्नोई गैंग का, क्या वो, सीधी बात, फिर से मैं वही एक सेंटेंस पे आता हूं कि क्या वो
जहां बॉलीवुड है और जहां देश की आर्थिक कैपिटल है, जहां पैसा पानी जैसा हर जगह मिलता है, वहां वो पैर जमाने के लिए आए हैं। और क्या उन्होंने उसके लिए सलमान को ही डायरेक्ट टारगेट किया है? इतना इंटेलिजेंस क्या पुलिस के पास आया है? अगर आया है तो पुलिस ने उसको कहां तक टैप किया, अरेस्ट किया? आई एम सरप्राइज, इतने सेंसिटिव मामले के ऊपर अभी तक पुलिस और प्रशासन की ओर से स्पेसिफिक केवल वेदर बिश्नोई गैंग इज एक्टिव इन फाइनेंशियल कैपिटल और नॉट, ये सेंटेंस के ऊपर अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया। और जो बात इन्होंने कही अफसर ने, वो भी सही है। ये जिशान सिद्दीकी बार बार बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। एज ए एमएलए मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो 2 प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं और जिसके लिए ये हुआ है। सो इट इज एसेंशियल कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की ओर से, यानी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन दोनों की ओर से ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से अभी जैन साहब ने बोला, अगर ये मामला आ गया तो रियली बॉलीवुड पूरा खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ बिश्नोई का नाम एक नया एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू करेगा, जो 90s में हमने डी गैंग या दुबई से कॉल आया था, इसके ऊपर हमने कवर किया है। और साहब तो उस वक्त होंगे अगला ही। सवाल सर मेरा आपसे, जयंत सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चलिए वो आप जांच के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग थियरी हैं, अलग अलग पहलू हैं, उन पर जांच चल भी रही होगी, पुलिस अपनी तरफ से तमाम एंगल्स की खोजबीन कर भी रही होगी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और स्पष्ट हो जाएं। लेकिन अब मसला क्योंकि सलमान पर केंद्रित हो गया है, बार बार सलमान केंद्र में आ जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि तमाम घटनाएं होने के बाद, ये तमाम मर्डर्स होने के बाद, आप सलमान की सुरक्षा कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? तो देखिए, वो जैसा इन्होंने कहा कि एक प्रकार से जितनी भी सिक्योरिटी उनको क्या झेड़ है, तो जो भी है वो उनको नियमों का पालन तो करना चाहिए। लेकिन क्या वो शूटिंग बंद करने वाले हैं? उन्होंने एक ऐसी भी न्यूज आई थी कि कुछ उन्होंने शेड्यूल भी अपना चेंज कर लिया है। यहाँ तक ये पेनिट्रेशन हो चुका है। अगर ये उनके फिल्मों में के बारे में हो चुका है तो बाकी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो गया है। अच्छा, ये बात है कि अगर बाबा सिद्दीकी केवल सलमान के दोस्त करके अगर अटैक हुआ है, तो सलमान के दोस्त तो कई है, यानी वही जो जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया कि मैंने खुद वो देखा है कि बीच में बाबा सिद्दीकी खड़े हैं और शाहरुख और सलमान का वो हाथ मिला है और बाद में हमारे मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि अब दोनों में ट्रस्ट हो गया है, झगड़ा खत्म हो गया है वगैरह। इतने इन्फ्लुएंशियल जो है, तो और भी ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल होंगे जिसमें अब नाम ही लेना तो कई इन्फ्लुएंशियल है। तो ये टारगेट शुरू हुआ है। मैं फिर इसी मुद्दे पे आता हूं। आपने ऐसा कहा कि ये मामला क्या अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा। मुझे लगता है इतना सेंसिटिव मामला है कि जो मीडिया में इतने पतंगे उड़ रही है, पर डे ब्रीफिंग नहीं होना चाहिए। 2 दिन के बाद तो भी कुछ एक आधा स्टेटमेंट कि हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, एक भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आ रहा है। जितना ऑफिशियल वर्ड नहीं आएगा, उतनी पतंगे, उतना बिश्नोई का नाम ज्यादा उछलेगा। और जो इन्होंने कहा वो भी सही है। एक जमाने में पीके जैन सर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँ, क्योंकि बात सर हम सुरक्षा की इस समय कर रहे हैं। तमाम पहलू हैं। सलमान एक सेलिब्रिटी हैं, लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, कहीं भी जाते हैं फैंस की भीड़ लग जाती है, उनको शूटिंग पर भी जाना है, उनको अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उस पर भी वो जाते हैं, एक भीड़ उनके आसपास हमेशा रहती है। तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ऐसे में जबकि एक थ्रेट हो किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी सेलेब के ऊपर, भीड़ में थ्रेट को पहचानना, ये पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए आनंद जी, हम लोग प्रोफेशनल हैं, कोई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस ने और गवर्नमेंट ने इसकी पूरी खबरदारी ली हुई है। वो जहां जाते हैं वो प्रोग्राम जगह सैनिटाइज कर ली जाती है, जहां जाते हैं उनका जो प्रोग्राम, क्योंकि अब तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी, तो जहां भी वो जाते हैं उस जगह को सैनिटाइज कर लिया जाता है। भीड़ भी रहती है, उसके बीच में भी वॉचर्स रहते हैं। तो ये हम तो हर रोज ये काम करते हैं। सलमान खान से कहीं ज्यादा जिन लोगों को खतरा है उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए ये कहना कि हमारी सुरक्षा में कहीं चूक हो जाएगी, देखिए अगर कोई व्यक्ति सिर पे कफन बांध के आता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर वो सुइसाइड बॉम्बर है या सुइसाइड उसको मतलब सुइसाइड से वो घबराता नहीं है,
तो ऐसे व्यक्ति को रोक पाना एक चैलेंज है पुलिस के लिए। लेकिन फिर भी हमारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको मालूम है कि इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, डील करना है। तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक पुलिस जागरूक हो गई है, क्योंकि अगर इतना सारा होने के बावजूद भी अगर सलमान खान को कुछ हो गया तो ये मुंबई पुलिस के चेहरे पे एक बहुत बड़ी चपत होगी। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई भी अधिकारी इस तरह का चांस लेगा या लेने की कोशिश करेगा। और जहां तक देखिए जांच का एक और बात कह दूं मैं, जांच का सवाल है। अभी मैनका साहब बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस को शेयर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पहली बार पुलिस ने अगर कोई अकलमंदी की बात करी है तो ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन को वो अभी तक छुपो के रख पाए हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो लोग छोटा 1 इंच काम करते हैं, 1 गज गाना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये मेरा मेथोडोलॉजी है। ये तो जो क्योंकि इसमें अभी तक आप लोग मेन एक्यूज तक पहुंचे ही नहीं। ये जितने लोग हैं ये सब छुट भैये हैं। किसी ने आके फायरिंग कर दी, किसी को गन दे दी, उसने गोलियां चला दी, ये सब छुट भैये लोग हैं। अभी तक जो 3 लोग फरार हैं, जो मेन 3 लोग हैं वो फरार हैं। फिर वहां से अगर आपको बिश्नोई तक पहुंचना है, या अगर उसको ये माना जाए कि वो इसके पीछे है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो बड़ी लंबी अभी रेस मुंबई पुलिस को दौड़नी है। इसलिए उनको इस इंटरमीडिएट लेवल पे बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि उनकी जांच की दशा और दिशा क्या है। जी आनंद जी, अब एक खालिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा जो पुलिस का पूरा एक काम करने का एसओपी होता है, उनका तरीका होता है, उससे जुड़ा एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि चाहे वो फायरिंग का मसला हो, चाहे वो धमकाने का मसला हो, नए शूटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। तो अब जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, उनके इरादों को भांपना, क्योंकि अगर कोई हिस्ट्री शीटर है तो उसको पुलिस ट्रैक में अपने रखती है, रडार पर रखती है, तो उसको पुलिस को एक अंदाजा लग जाता है अपने खुफिया सूत्रों से। लेकिन नए जो लोग आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका ट्रैक एंड ट्रेस, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है आनंद जी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको 90s की याद दिलवा दूं फिर से। 90s में यही हुआ था कि जितने नॉन शूटर्स थे, जितने नॉन माफिया में काम करने वाले लोग थे, दाऊद के साथ करने वाले लोग थे, वो या तो पकड़े गए थे या देश के बाहर भाग गए थे। तो इन्होंने ईस्टर्न यूपी और बिहार से ला के यंग लड़कों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू कमोडिटी थे। तो पुलिस को उनको समझने में टाइम लगा, लेकिन एक बार वो उनकी समझ में आ गया कि कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रैक करना है, क्या करना है। क्योंकि हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस 1990 के दशक से आज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो इसलिए टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसलिए पुलिस के सामने वो चैलेंज हमेशा रहेगा। अगर नए लोग आएंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको पकड़ना, उनको लिंक करना बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस आज की तारीख में टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो चुकी है। उनके पास में जो टूल्स अवेलेबल हैं, वो वर्ल्ड क्लास टूल्स उनके पास में अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेटबैक है। हम लोग क्रिमिनल से 1-2 कदम पीछे रहते हैं, लेकिन उसको उस गैंग के लोगों को पकड़ पाएंगे और उससे आगे जो लिंक मिलते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। सबूत कितने मिलेंगे वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जहां 2-3-4 कटआउट रहते हैं वहां पे सबूत जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे पास में जितने, अब जैसे मैनका साहब ने बोला कि दुबई से फोन आता था, अब हमें भी मालूम है दुबई से फोन आया, बहुत सारे कॉल हम लोग ट्रैक करते थे, कई लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, कई लोगों को बताते थे कि तुम रडार पे हो। ये सब होने के बावजूद भी दाऊद को हर केस में एक्यूज बनाना, छोटा शकील को हर केस में एक्यूज बनाना, लेकिन पुरावा कहाँ था, उसका सबूत नहीं मिलता था, इसलिए सब लोग ही जाके कोर्ट में छूट जाते थे। इवेंचुअली हमारे को एक फुल प्रूफ अगर केस बनाना है तो हमारे को वहां तक भी पहुंचना चाहिए। तो मेरी जानकारी एज ए पुलिस अधिकारी, मेरी जानकारी के इसके पीछे ये गैंग इन्वॉल्व है, ये लोग हो सकते हैं या ये लोग हैं, और उस गैंग को उस वारदात के साथ में जोड़ना, ये एक दोनों ही बहुत बड़े चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर हमसे बातचीत करने के लिए। जैन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर विस्तार से बताने के लिए, रोशनी डालने के लिए, गहराई से इसकी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एनडीटीवी एक्सप्लेनर में, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।